हेलो फ्रेंड्स, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इंग्लिश लिटरेचर का वर्ल्ड भी कुछ ऐसा ही है जिसमें बहुत सारे पोइट्स और राइटर्स हमें ऐसे एराज की सैर करवाते हैं जिसमें हमारे एक्सपीरियंस को ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है और उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन से हम अपने सोचने का दायरा जो है और अधिक विस्तृत कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस इंग्लिश वर्ल्ड में और जानते हैं कि इस दुनिया में और क्या क्या ऐसी अनोखी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्लस वी आर एंजॉइंग दीज मोमेंट्स ऑल्सो। सो व्हाट आर टुडेज टॉपिक। अभी तक हम बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में और वो बात हमने की थी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की, हमने बात की थी इंग्लिश ग्रामर के कुछ सेगमेंट्स की, हमने बात की थी कुछ कॉन्सेप्ट्स की। तो उन्हीं को इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में लाते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज द टॉपिक रिलेटेड टू द प्रोमिनेंट राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ये प्रोमिनेंट राइटर्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और इनकी विस्तृत चर्चा इन अ इलैबोरेट फॉर्मेट विल बी स्टडिंग दीज काइंड्स ऑफ राइटर्स who are very prominent and although I can say that they are the mirror of the society। वो दर्पण है पूरे समाज का। वो दर्पण क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी राइटअप्स लिखे हैं उन सब में समाज का ही तो आईना है, समाज की ही सारी बातें हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये राइटर्स ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं जो हमें सोचने का मजबूर कर देती हैं, जो ऐसे क्वेश्चन से हम कन्फ्रंटेड होते हैं जिससे हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में करके कुछ ना कुछ इसका रेजोल्यूशन हमें भी लाना चाहिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो हमारे राइटर्स से रिलेटेड है। राइटर्स से रिलेटेड जो टॉपिक होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसका पैटर्न समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैटर्न समझे अगर हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पर जंप करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत मेहनत करने के बाद भी चांसेस ये बनते हैं कि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो हमारे जो बाउंड्री है उससे निकल जाए। और ये भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड, कि आपको वो क्वेश्चन पता ही ना चले कि कहाँ से आया है। ऐसा क्यों होता है? हमने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? द रीज़न इज़ दैट द रीज़न इज़ द पैटर्न, द रीज़न इज़ द अप्रोच। What approach we are following to cover up these writers। तो ये अप्रोच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कब? जब हम इन राइटर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखिए, किसी का भी जीवन इतिहास जानना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो आसान कब बन जाता है? जब हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर्स हैं हम उनको उठा के देखें और न सिर्फ उनको देखें बल्कि एक इंटेंस रीडिंग करें कि इसमें पूछा क्या गया है, तो आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आएगा। और जब आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाता है तो आप क्या डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो इस सेक्शन में हमें कैसे पढ़ना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो जानिए। जो भी राइटर्स से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। क्या चीज़ें चाहिएगी? द वेरी फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट पॉइंट, व्हाट शुड बी इट? द वेरी फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट पॉइंट क्या होना चाहिए? द वेरी फर्स्ट हमारा प्रोमिनेंट पॉइंट होना चाहिए अबाउट द राइटर, अबाउट द पोएट, अबाउट द इंग्लिश पर्सोना, कि ये जो राइटर है इसका बर्थ प्लेस, बर्थ ईयर, ये क्या है, फिर इसकी डेथ जो है, जो इसका डिमाइस है वो कहाँ पर हुआ, ये हमें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है कि इस राइटर का जॉनरा क्या रहा है, इसकी स्टाइल क्या है लिखने की, ये किस क्षेत्र में लिखता है, ये अपनी जो रचना लिखता है वो गद्य में लिखता है, पद्य में लिखता है, या दोनों को मिक्स वाली करके स्टाइल में लिखता है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं जॉनरा। तो ये जॉनरा इसका क्या है राइटर का, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। प्लस ये राइटर कौन सी एज से बिलोंग करता है ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटर्स एज, आई एम टॉकिंग अबाउट विच एज, विच एरा डज दोज राइटर्स बिलोंग टू। तो यहाँ पर ये एज जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कह सकते हैं क्या,
कि उस टाइप का एरा, उस जमाने का एरा क्या था, वो युग कौन सा था जिसमें वो राइटर अपनी रचनाएं लिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी कहा कि जितने भी राइटर्स होते हैं वो समाज का दर्पण होते हैं। समाज में जो एक्टिविटीज होती हैं वही एक्टिविटीज ये राइटर्स अपने राइटर्स में लिखते हैं। तो हमें और क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए उस टाइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइट? उस टाइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है जिसमें राइटर अपनी रचनाएं लिख रहा है। उस टाइप का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुझे पता है तो मैं बहुत आसानी से चीज़ों को याद कर पाऊंगी और उसका आंसर दे पाऊंगी। जैसा आप साइकोलॉजी में भी देखते हैं, क्या आपने साइकोलॉजी में देखा होगा कि अगर कोई बच्चा किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है तो उसके लिए आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसमें बताया गया है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट में जब बच्चा ऐसा अनयूजुअल मैनर करता है तो हमें क्या करना होगा? हमें उसकी केस स्टडी करनी होगी, हमें उसके जीवन इतिहास विधि पे जाना होगा और जानना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके कारण क्या है। न कि उसे मार पीट के समझाना होगा कि क्लास में आप आंसर दीजिए वरना आपको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसके कारणों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस कारण से ये बच्चा क्लास में इतना गुमसुम बैठा रहता है और जवाब नहीं देता है। उसी तरह की फिलॉसफी हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है कि हमें उस टाइम पे सोसाइटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही हम इस दोनों को कनेक्ट करते हैं कि राइटर की एज और राइटर का उस टाइम पे सोसाइटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमें चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। क्यों याद होती हैं? क्योंकि हमें उसके लॉजिकल आंसर्स भी पता हैं दैट व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात हमें क्या पता होनी चाहिए? तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस राइटर्स के जो राइटअप्स हैं वो क्या क्या हैं, उनके सारे नाम हमें याद होने चाहिए कि इस राइटर ने ये रचनाएं जो हैं ये लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइटअप्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। और उस राइटअप्स में के साथ साथ आपको और क्या पता होना चाहिए कि इस राइटअप्स में जो भी प्रोमिनेंट है, जो भी उसका मुख्य कार्य है उस राइटर का, वो हमें अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। दैट व्हाट इज द प्रोमिनेंट वर्क ऑफ दिस राइटर विच प्रूव्स अ माइलस्टोन इन द सोसाइटी। वो मील का पत्थर साबित हुआ क्या? उसकी रचना। तो वो रचना आपको अच्छे से आनी चाहिए, प्लस इसका सोसाइटी पे इसकी रचना का क्या इम्पैक्ट पड़ा आपको वो भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। दैट व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट राइटर इन दिस सोसाइटी। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसने ये जो रचनाएं लिखी क्या इससे समाज में कोई परिवर्तन हुआ, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। प्लस इसके साथ ही आपको और क्या क्या आना चाहिए, तो इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे कोर्स में एक चीज़ आती है जो लिटरेरी फॉर्म्स कही जाती है। अब ये राइटर जो भी लिखेगा क्या वो सीधा सीधा लिख देगा इन अ डायलॉग राइटिंग, एक संवाद की तरह? जैसा हम सोसाइटी में जो लोग हैं वो संवाद करते हैं उसी तरह राइटर भी अपने डायलॉग्स लिख देगा? बिल्कुल नहीं। राइटर जो डायलॉग्स लिखेगा तो उसमें वो यूज करेगा क्या? लिटरेरी फॉर्म्स। जैसे लिटरेरी फॉर्म मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय माइमेसिस, तो क्या आप इसका जवाब दे पा रहे हैं? क्या आपको पता है कि माइमेसिस मतलब क्या होता है, और क्या आपको पता है कि इसका यूज किसी भी राइटर ने कहां पर किया है? तो इस तरह से हम जानते हैं, इस तरह से हमारी एक्नॉलेजमेंट बढ़ती है कि कैसे लिटरेरी फॉर्म्स को कवर अप करते हुए, कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हुए, कैसे किसी लेखक की रचनाओं को पढ़ते हुए हमें ये सब चीज़ें याद भी हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि उस राइटअप में जितना भी राइटर्स ने कुछ लिटरेरी फॉर्म यूज़ किए हैं उसका आइडिया हमें बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। प्लस इन सारे राइटअप्स में जो भी राइटर अपना कुछ लिखता है, कोई वर्क लिखता है, उसकी थीम हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसकी थीम में वो ये बताता है कि सोसाइटी में उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी क्या हुआ करता था। तो जो भी राइटर्स वो लिखेगा उसकी थीम जो होगी वो कॉमन होगी और वो कॉमन थीम हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए।
हम उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें आना चाहिए. सो all these manners, when they are in an integrated format, then you will find yourself in a transition period. आप अपने आप को खुद एक परिवर्तन के मोड़ पर पाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आपको याद भी हो चुकी हैं. तो ये तरीका होता है किसी भी राइटर के किसी लेख के बारे में, किसी रचना के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम सीधे पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देते. हम सबसे पहले देखते हैं पुराने पेपर्स और उन पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस कौन से आए हैं, उनसे हमें पैटर्न समझ में आया और पैटर्न के बाद हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न के बाद हम एक पेपर लेंगे और उसमें ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स किसी राइटर के हमें आते हैं कि नहीं आते. So we are very lucky that we are having some prominent writers in our syllabus and we are going to discuss those writers in this class. अब इन writers में जो भी राइटर मैं आपको आगे डिस्कस करने जा रही हूँ उससे रिलेटेड मैं कौन कौन से पॉइंट्स बताऊंगी. सो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड इन दैट डिस्कशन एंड यू विल रियलाइज दैट बाय merely hearing all these concepts and facts and stories and historical background, you will conclude yourself that you have learned everything without taking any pains. So this is the difference between this class and other videos which you have been watching in the previous time. तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने राइटर्स की कहानी. उन राइटर्स में आपके सिलेबस में मैंने चुना है अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक के लिए विलियम शेक्सपियर, बिल्कुल नहीं, मैंने सेलेक्ट किया है जॉन गाल्सवर्दी को. जॉन गाल्सवर्दी को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर भी कवर अप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या ये सारे पॉइंट्स से मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर दे पा रही हूँ कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं. तो जुड़िए मेरे साथ और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड ज़रूर कीजिएगा कि आपको इस पूरी क्लास में क्या चीज़, क्या ऐसा सेक्शन जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. तो डू प्रोवाइड योर कमेंट्स साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद दी क्लासेस. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज जॉन गाल्सवर्दी. अब मैं कन्वेंशनल तरीके से आपको नहीं पढ़ाना चाहती कि सीधे मैंने ये नाम लिखा उसके बाद में उसकी राइटिंग्स लिखी एंड यू हैव टू क्रैम ऑल दोज राइटिंग्स और फिर एग्जाम में आपको आंसर देने हैं. अगर ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो किया जाए इट विल बी वेरी मोनोटोनस और इसमें पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप चीज़ों को भूल जाएं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राइटर्स हैं और उन सारे राइटर्स को एक साथ याद रखने की कोशिश में हम अक्सर क्या कर देते हैं, चीज़ों को मिक्स कर देते हैं. लेकिन अगर उनको समझ लिया जाए तो ये कभी भी मिक्स नहीं होगी. तो जॉन गाल्सवर्दी में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका बर्थ कब हुआ, इनका बर्थ कब हुआ, इनकी डिमाइस कब हुई और इन्हीं के जीवन काल में ये क्या क्या समाज में इन्होंने हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं कुछ बताए. तो वो अपने राइटर्स के थ्रू ही बताएंगे. तो जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ सबसे पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद हमारी जो पिक्चर है वो आगे बढ़ेगी. तो हम देखते हैं इनका बर्थ ईयर. सबसे पहला पॉइंट आप अपने नोट्स में ये लिखेंगे दैट व्हाट वाज द बर्थ ईयर. ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ तो आपको नोट्स में लिखना है कि 14 अगस्त. ठीक है, 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त 1867 इनका बर्थ ईयर माना जाता है. ये आपको क्या करना है, तो ये सिंपली याद ही करना है. नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये कौन सी एज में बिलोंग करते हैं. ये 20th सेंचुरी के राइटर हैं. ठीक है, कौन सी सेंचुरी के राइटर हैं, तो ये 20th सेंचुरी के राइटर हैं. ये भी बात आपको याद रखनी है. अब इनकी एज का नाम क्या है ये आपको याद होना चाहिए. तो इनकी एज का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोसाइटी है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो इनकी मेंटेलिटी है, जो इनके राइटर्स हैं, वो सब किस पे डिपेंड करेंगे, इनकी एज पर. और दैट एज वॉज कॉल्ड एडवर्डियन एज. राइट, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जॉन गाल्सवर्दी जो थे कौन सी एज में बिलोंग करते थे. ये एडवर्डियन एज में बिलोंग करते थे. अब ये एडवर्डियन एज क्या थी?
एडवर्ड एक राजा का नाम था, जो कि कहाँ था, जो इंग्लैंड में था। अब ये जो इनकी बर्थ प्लेस है, इसके साथ आप याद कर लीजिए कि इनका जो जन्म स्थल है वो क्या था, सुररे, और प्लेस क्या थी, इंग्लैंड। ठीक, तो यहाँ पे सुररे इंग्लैंड भी आपको याद रखना है, अलॉन्ग विथ 14 अगस्त 1867। एक पॉइंट हमने ये याद किया, दूसरा पॉइंट 20th सेंचुरी, और तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं एडवर्डियन एज। व्हाट वाज दैट एडवर्डियन एज? दैट वाज द शॉर्टेस्ट एज पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री। सबसे छोटा जो पीरियड माना जाता है वो एडवर्डियन एज का ही माना जाता है। कब से? तो आपका 1901 से लेकर 1910 तक। दिस वॉज द शॉर्टेस्ट एज इन इंग्लिश लिटरेचर। ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये शॉर्टेस्ट एज है। ये मात्र 10 साल की एज रही थी, 10 साल का पीरियड रहा था, जिसको हम कहते हैं एडवर्डियन एज। इसीलिए हम इसका नाम दे रहे हैं दिस वॉज द शॉर्टेस्ट एज इन इंग्लिश लिटरेचर। हुआ क्या था, इसमें जो राजा था एडवर्ड 7 जब उसका शासन चल रहा था, उसी के दौरान जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो हाईलाइटेड हुए। अब ये शासन क्या था? ये शासन था कंप्लीटली फैशन का, ये शासन था कंप्लीटली स्टाइल का, ये शासन था कंप्लीटली आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन के युग का, ये शासन था कंप्लीटली कैसा, गोल्डन एज का। अब स्वर्ण युग आते ही आपको याद आता है गुप्तास पीरियड। गुप्त काल जो है हमारे हिस्ट्री में क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। तो क्या उस टाइम पे बहुत ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए इसलिए वो स्वर्ण युग कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। गुप्त काल में हुआ क्या था, गुप्त काल में बहुत ज्यादा सोने के सिक्के नहीं, गुप्त काल में बहुत ज्यादा साहित्यिक उन्नति हुई थी। गुप्त काल में स्थापत्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। इसी वजह से गुप्त काल को क्या कहा जाता है, हमारे पूरे इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। उसका कारण क्या कि स्थापत्य क्षेत्र में, विद्वानों के क्षेत्र में, आपके साहित्य के क्षेत्र में, खगोल विद्या के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति होने के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर एडवर्डियन एज जो थी, इसको हम कहेंगे क्या, गोल्डन एज। इट वॉज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज एंड इट वॉज अ पीरियड ऑफ फैशन एंड स्टाइल ऑफ इलीट क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास। जो भी धनाढ्य वर्ग था, जो अपने को सुपीरियर मानता था, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, ये युग उनका युग था। इसी के साथ आप देखेंगे कि 1900 से लेकर 1901 से लेकर मान लीजिए 1910 और 14 तक, या 1910 तक ही माने, 10 साल का बताया मैंने, तो ये 10 साल में क्या हो रहा था, तो इन 10 सालों में एडवर्डियन एज में एक बहुत बड़ी घटना हमारे इतिहास में घटी। एंड दैट घटना वॉज व्हाट, दैट वॉज रिलेटेड टू एंड दैट वॉज नेम्ड एज व्हाट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज़्यादा इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें ये आइडिया हो तो इससे हमारे सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग चल रहा था, और औद्योगिकरण के युग में क्या हो रहा था कि सारे के सारे लोग गांव से माइग्रेट होके, पलायन करके कहाँ जा रहे थे, सिटी एरियाज में जा रहे थे। क्यों जा रहे थे सिटी एरियाज में? क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ था, सिटी एरियाज में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डेवलप हुई, और ये फैक्ट्रीज अपने काम के लिए, अपने फाइनल प्रोडक्शन के लिए क्या करती थी, रॉ मटेरियल लेती थी। रॉ मटेरियल कहाँ से लेती थी? ये रॉ मटेरियल गांवों से लेती थी। All the village areas were responsible to provide raw materials, and a very good salary was given to the employees who were working in industries and factories. So this was the age of industrialization. अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ करता था। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही क्या हुआ, पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और हमारा जो राजा था एडवर्ड 7, वो इसके लिए लीस्ट कंसर्न था। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था,
फैशन और स्टाइल में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, धनाढ्य वर्ग में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। तो इसमें इग्नोरेंस किसकी होगी, किसको सबसे ज़्यादा अवॉइड किया जाएगा? तो दैट वॉज द मिडिल क्लास, दैट वॉज द मिडिल क्लास। जो भी ये मैंगो मैन था, ये जो मिडिल क्लास वाली क्लास थी, यही सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ड्यूरिंग विच टाइम? ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के समय सबसे ज़्यादा परेशानी अगर झेलनी पड़ी तो दैट वॉज मैंगो मैन। कहा भी जाता है ना कि अगर सब्जियों के भाव, पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो क्या धनाढ्य वर्ग को, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। गरीबों को फर्क पड़ने वाला है, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास तो व्हीकल ही नहीं है, तो यहाँ पर पेट्रोल की क्या ज़रूरत? तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब, इन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया कौन सा कैडर होगा? तो दैट इज मिडिल क्लास। और इस मिडिल क्लास का जो ओरिजिन है वो भी कब हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के समय ही मिडिल क्लास जो है वो हमारे समाज में एक तबका बनकर उभरी। अब ये मिडिल क्लास आई कैसे? तो गांव में तो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे के सारे लोग गरीब हैं, और इन इंडस्ट्रीज को, इन फैक्ट्रीज को जो चला रहे हैं वो कौन है? वो सब लोग कौन है? कैपिटलिस्ट हैं। दे वर ऑल कैपिटलिस्ट एंड पूंजीवादी लोग, ठीक। सो दे वर होल्डिंग बिग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड द एम्प्लॉयज वर्किंग ओवर देयर, दे वर कॉल्ड मिडिल क्लास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। तो मिडिल क्लास का जो नोशन, जो आइडिया आज हम देखने को मिलता है, मैंगो मैन का जो आइडिया देखने को मिलता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान ही उसी की उपज है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एडवर्डियन एज में सबसे प्रमुख बात क्या हुई? तो सबसे प्रमुख बात हुई औद्योगिक क्रांति। हालांकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो 1850 से ही मानी जाती है, लेकिन आप सोचिए 1910 तक औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर आ चुकी थी। क्रांति का मतलब क्या होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन एक ऐसा चेंज होता है। इफ आई से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सो रेवोल्यूशन मीन्स अ चेंज। वॉर मतलब चेंज होता है? बिल्कुल नहीं। विद्रोह मतलब चेंज होता है? रिवॉल्ट? बिल्कुल नहीं। लेकिन रेवोल्यूशन मतलब चेंज होता है। क्रांति मतलब परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन कैसी? इट इज कवरिंग अप ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ, दैट इज ईदर इकोनॉमिकल और सोशल और पॉलिटिकल और डोमेस्टिकल, whatever. So covering up all the spheres of life, that is called revolution. क्रांति एक ऐसा परिवर्तन है जिससे समाज का कोई भी क्षेत्र जो है वो अनटच्ड नहीं रहता, ये हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसको हम कहेंगे क्रांति। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। एडवर्ड सप्तम, जो एडवर्ड 7 था, वो उस एज का राजा था, और उस एज का राजा अपने आप को किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है? इलीट क्लास पर, फैशन पर, स्टाइल पर और ट्रैवल्स पर वो ज़्यादा बिलीव करता है। तो समाज में एक इग्नोरेंस हुई, और वो इग्नोरेंस किसके प्रति थी? मिडिल क्लास के प्रति थी। तो यहाँ पर अब आप सोच सकते हैं कि ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, तो आपके माइंड में अब क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है दैट व्हाट वर राइटर्स डूइंग एट दैट टाइम। अब यहाँ पर आपका जो मेन वाइटल रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा? ऑल द राइटर्स। साहित्य लिखने वाले साहित्यकार, इस समाज का दर्पण, वो इस चीज़ों को बताएंगे, वो इन चीज़ों को उठाएंगे और क्या करेंगे? वहाँ पर वो डिमांड करेंगे दैट प्रोवाइड सम राइट्स, प्रोवाइड सम अधिकार, प्रिविलेज टू व्हाट? टू मिडिल क्लास ऑल्सो। क्योंकि इसको तो हमेशा क्या किया जा रहा है? नज़रअंदाज किया जा रहा है। 20वीं सदी में मिडिल क्लास को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और फिर आपको पता ही है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये जो औद्योगिकरण का युग स्टार्ट हुआ, इसमें जो परिवर्तन हुआ, जो नए उद्योग लगे, जो क्रांति की शुरुआत हुई, जो नए नए वेपन्स बने, जिससे समाज में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ, जिसमें समाज में बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ जो थी वो डाउन होने लगी। अब ये मॉरल वैल्यूज़ डाउन क्यों होने लगी? यहाँ पर ये मॉरल वैल्यूज़ इसलिए डाउन होने लगी क्योंकि एज कौन सी है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एज।
और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अपने किस पर है, क्लाइमैक्स पर है। क्लाइमैक्स यानी ऑल द कैपिटलिस्ट आर डोमिनेटिंग द सोसाइटी, और जब ये पूंजीवादी वर्ग समाज को डोमिनेट कर रहा है, इसको मॉनिटर कर रहा है, तो क्या नैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं होगा? क्या मॉरल वैल्यूज जो है वो डैमेज नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि उनका माइंड सेटअप कैसा है? उनका माइंड सेटअप है कि हमारी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और उस मैक्सिमम प्रॉफिट और बेनिफिट के लिए ये लोग क्या करेंगे? ये लोग सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट करेंगे। और जब मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो आप भी जानते हैं कि समाज में कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। वो एक ऐसा वर्ग होता है जो सब कुछ सहता जाता है लेकिन कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये एक्सप्रेस करने का अधिकार, ये एक्सप्रेस करने का सिंघम अब कौन बनेगा? हमारे राइटर्स बनेंगे। ये राइटर्स इस मिडिल क्लास को हाईलाइट करेंगे और इनके अधिकारों के लिए मांग करेंगे। तो ये सिनेरियो था किसका? जॉन गाल्सवर्दी का। जॉन गाल्सवर्दी के टाइम ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी, जहां पर मिडिल क्लास लोगों से ज्यादा, इन मॉरल वैल्यूज से ज्यादा किसको वैल्यू दी जा रही थी? द मोर वैल्यू वॉज गिवन टू द प्रॉफिट। लाभ को ही ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, प्रॉफिट को ही ज्यादा पसंद किया जा रहा था कि इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन किस मात्रा में हो रहा है। अब आप देखिए, शशि थरूर ने भी इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्पीच इंग्लैंड के पार्लियामेंट में दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई और आज तक भी लोग उसको सुन रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेशन था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हमारे इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल इंग्लैंड जा रहा था वो टैक्स फ्री था। लेकिन यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं वो सब टैक्स फ्री है, उनको कोई इसका टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर इंग्लैंड से कोई चीज़ यहाँ पर आती है तो उस पर भी टैक्स फ्री सब कुछ चीज़ें थी। लेकिन खुद के ही जगह यहाँ पर इंग्लैंड से प्रोडक्शन, जो बिल्कुल सस्ते सस्ते प्रोडक्शन हो रहे थे, वो यहाँ पर आसानी से इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इन इंग्लैंड वासियों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इंडिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो तो आसानी से जा रही हैं रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में, लेकिन उसके अलावा जो बनी हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल तैयार चीज़ें हैं जो आपके यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं, उस पर 26% टैक्स लगाया गया। तो इस तरह से हमारे इंडियन जो एम्प्लॉयज़ हैं, इंडियन जो लेबरर्स हैं, उनको काम करने से रोका गया। उनका काम बिल्कुल ठप पड़ गया। जो घरेलू उद्योग थे, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो जिस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, आप वो ज़्यादा लेना पसंद करेंगे चीज़, या फिर ऐसी चीज़ लेना पसंद करेंगे जो सस्ती होती है। अभी चाइना के जो खिलौने हैं, जो अप्लायंस हैं, वो ज़्यादा क्यों बिकते हैं? क्योंकि वो सस्ते हैं। उसी तरह से इंग्लैंड से जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिया गया। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का निष्कर्ष ये है कि इस तरह की सोसाइटी का सिनेरियो मैं आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम जॉन गाल्सवर्दी के राइटअप पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें ये सब चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये कॉम्पैक्ट फॉर्मेट कितना अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैंने इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है और एज बताई है। जो आपको याद रखनी है कि एडवर्डियन एज में जॉन गाल्सवर्दी जो था वो अपने राइटिंग्स लिखता है। और एडवर्डियन एज क्या थी? इट वॉज द शॉर्टेस्ट एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये 10 साल का पीरियड था। जैसा कि आपने देखा है कि आपके ये जो टोडरमल थे, टोडरमल की जो व्यवस्था है हिस्ट्री में, वो 10 साल तक ही रही थी। ठीक है, जरीब का प्रयोग करना और टैक्स कैसे लगाया जाए, अलग अलग तरीकों को इसने विकसित किया। और ये अलग अलग तरीके कब तक प्रासंगिक रहे, कब तक रेलेवेंट रहे? 10 साल तक। टोडरमल व्यवस्था इसको कहते हैं, दहशाला पद्धति। तो वैसे ही यहाँ पर शेरशाह सूरी का आपने नाम सुन रखा है। हुमायूं के बाद जब शेरशाह सूरी ने शासन किया तो उसका शासन भी क्या था? मात्र 15 साल का था। 15 साल तक ही वो अपने वंश को आगे बढ़ा पाया, 15 साल तक वो शासन कर पाया और उसके बाद वापस उसका डाउनफॉल हो गया। उसी तरह से इंग्लिश में जो शॉर्टेस्ट पीरियड है वो एडवर्डियन पीरियड है। एडवर्डियन पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है? इलीट क्लास।
किसको इग्नोर किया जा रहा है? मिडिल क्लास को। और उस एज का एक सबसे बड़ा घटनाक्रम क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था? प्रॉफिट पर बेस था, प्रोडक्शन पर बेस था। और जब प्रॉफिट और प्रोडक्शन की बात आ जाती है तो मॉरल वैल्यूज जो है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर मॉरल वैल्यूज का तो ह्रास हुआ और आपके इंडस्ट्रीज का विकास हुआ। तो यहाँ पर जब ये इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आएगी? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मिडिल क्लास को फेस करनी पड़ेगी। यहाँ तक हमने देख लिया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आ चुका है दैट व्हाट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ड्यूरिंग द एरा ऑफ एडवर्डियन एज, ड्यूरिंग द जॉन गाल्सवर्दी राइटिंग्स। ठीक है, तो अब हम इसमें और आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि और आगे क्या क्या हमें इसमें जानना है। फिर मैं ये भी आपको बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर्स में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया। नाउ इफ आई अगेन कम बैक टू द मेन पॉइंट दैट इज जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड मुझसे अगर पूछा जाए दैट हु वाज ही, व्हाट वाज द जॉनर, अभी मैंने बात की थी कि जॉनरा यहाँ पर क्या होगा, उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होगी, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे पास एक सेक्शन और है। व्हाट इज दैट? दैट इज स्पेल चेक। यहाँ पर आपको स्पेलिंग जो है उस पर भी ध्यान देना है कि करेक्ट स्पेलिंग आपको फिगर आउट करने के लिए पूछी जा सकती है। तो ये स्पेलिंग आपको कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है पहले, दैट जॉन गाल्सवर्दी वॉज अ सक्सेसफुल प्ले राइटर। तो प्ले राइटर की स्पेलिंग पूछ लेते हैं, तो ये प्ले राइटर की स्पेलिंग कुछ इस तरह से बनेगी। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें कभी W हटा दिया जाता है, कभी डबल R कर दिया जाता है। तो इस तरह से प्ले राइट की स्पेलिंग जो है वो हमारी बनती है। तो जॉन गाल्सवर्दी वॉज सक्सेसफुल प्ले राइटर। ठीक है, प्ले राइटर कौन होते हैं? जो क्या लिखते हैं? जो लिखते हैं ड्रामास। तो यहाँ पर प्ले राइटर वो व्यक्ति होते हैं जो साहित्य की कौन सी विधा को फॉलो करते हैं? ड्रामा को। तो यहाँ पर ये पोएट्री लिखा करते थे? जी नहीं। ये प्रोज लिखा करते थे? बिल्कुल भी नहीं। ये नॉवेलिस्ट थे, ये प्ले राइटर थे, ये ड्रामा लिखा करते थे। तो इनकी जॉनर की हमने बात कर ली कि ये बेसिकली क्या थे? ये ड्रामेटिस्ट थे, ये नॉवेल्स लिखते थे, ये एक प्ले राइटर थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। 20th सेंचुरी से थे और एडवर्डियन एज से बिलोंग करते थे, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और एडवर्डियन एज आपका शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम था इंग्लिश एरा का, और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें सबसे मुख्य बात थी। तो अब ये जो जॉन गाल्सवर्दी हैं ये क्या करेंगे? ये प्री एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को बताते हैं। वापस से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आया कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। इनके जितने भी थीम्स हैं, इनके जितने भी राइटअप्स हैं, उसमें क्या किया गया है? तो उसमें जानकारी दी गई है कि समाज की स्थिति विश्व युद्ध प्रथम के पहले कैसी थी और विश्व युद्ध प्रथम के बाद में कैसी थी। इन दोनों सिनेरियो को जॉन गाल्सवर्दी ने बहुत बखूबी तरीके से अपने प्ले राइट में, अपने ड्रामास में, अपने नॉवेल्स में बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये प्री एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए जाने जाते हैं। और जब ये प्री और पोस्ट वर्ल्ड वॉर है और इन दोनों एजेस को, इन दोनों टाइम पीरियड को ये जॉन गाल्सवर्दी बता रहे हैं, तो क्या ये संक्रमित काल नहीं हुआ? क्या ये एक संक्रमित समय नहीं हुआ कि यहाँ पर बदलाव हो रहा है? प्रथम विश्व युद्ध से पहले वाली स्थिति और प्रथम विश्व युद्ध से बाद वाली स्थिति। तो जब ऐसा संक्रमण होता है कि आफ्टर और बिफोर की कंडीशन हमें बताई जा रही है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन एरा। ट्रांजिशन यानी कि बदलाव, परिवर्तन, युग परिवर्तन। तो इस तरह से हमारा पूरा जो वर्ल्ड था वो प्रथम विश्व युद्ध से पहले और प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसका जो नज़ारा था, उसका जो सिनेरियो था, वो कंप्लीटली बदल चुका था। और इसी परिवर्तन को अगर हम एक नाम देना चाहें इंग्लिश में, सो दैट इज ट्रांजिशन। तो यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ कि जॉन गाल्सवर्दी के जितने भी राइटअप्स होंगे आपको याद रखने हैं प्री एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, और तब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था
और ये जो प्री एंड पोस्ट हमें जो सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमारा बेसिकली जो पीरियड था वो किससे रिलेटेड था, तो कॉलोनीज से रिलेटेड था। सारा वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है, वो दो गुटों में बट गया था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। और ये जो दो गुट थे, ये किसके लिए लड़ाई कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा उपनिवेश, बहुत ज्यादा अपना साम्राज्य का एक्सटेंशन करना चाहते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और ये जो साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और जिन एरियाज को इन्होंने हड़प लिया था, उसको हम कहेंगे कॉलोनीज। और कॉलोनीज में कौन रहेंगे, कॉलोनीज में, इन एरियाज में जिन शक्तिशाली राष्ट्रों ने इन एरियाज को कैप्चर कर लिया है, तो उन एरियाज को उन्होंने कहा कॉलोनीज। जैसे हमारा भारत देश जो था वो क्या था, इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी थी। तो ये कॉलोनीज को लेकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो लड़ा गया। मैं बहुत डिटेल में इसके नहीं जाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये पूरा फिर हिस्ट्री टच हो जाएगा और हमें जॉन गाल्सवर्दी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही जान लें कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कारण क्या था, टू गैदर मोर एंड मोर कॉलोनीज, टू कैप्चर मोर एंड मोर कॉलोनीज। देयर वॉज अ बिग वॉर बिटवीन द कंट्रीज, दैट वॉज कॉल्ड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो जॉन गाल्सवर्दी क्या करते हैं, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का नज़ारा, सिनेरियो हमें बताते हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसा बताता है तो वो क्या कहेगा कि मैंने संक्रमित काल को बताया, इट वॉज अ ट्रांजिशन एज, क्योंकि बिफोर और आफ्टर में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। और ये सारी एज में ये जो कॉलोनीज हैं, इसमें जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो कैसे होंगे, वो हैरान, परेशान और मजबूर होंगे। ये इनहैबिटेंट्स परिस्थितियों के मारे होंगे और ये परिस्थितियों के मारे लोग, सबसे बड़ा उद्देश्य था, थीम था किसका, जॉन गाल्सवर्दी का। जॉन गाल्सवर्दी कोई ऐसे लेखक नहीं थे जो पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, गाने गा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में ही इतने ज़्यादा मशगूल हैं कि उनको कुछ पड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हाईलाइट किया, प्रकाश डाला किस पर, all those people who are middle class people, all those inhabitants who are suffering from the atrocities of the society। वो समाज के अत्याचारों से परेशान वर्ग को हाईलाइट करना चाहते थे और हाईलाइट करने के बाद उनकी समस्या का समाधान करना चाहते थे। And what is that? If a person is a playwright and he is providing all the problems, he is highlighting all the problems of the society, as well as in the same drama or novel, that person is also providing what? The resolution, the remedy, and that remedy in drama is called resolution। हम ये पढ़ चुके हैं, मैंने अपनी लिटरेरी फॉर्म्स की क्लासेस में, फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये बताया है कि ड्रामा में सबसे अंतिम सेक्शन जो होता है वो होता है क्या, रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर भी देखिए यही बात रिपीट होके आ रही है, क्योंकि अगर हमें कुछ पढ़ना ही है तो पूरा एक साथ ही पढ़ लिया जाए। हम अलग से फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अलग से ये राइटअप्स पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, पर इनको को रिलेट करना भी ज़रूर सीखें। और वो को रिलेशन देखिए यहाँ पर आया है कि यहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी ने जितनी भी इन समस्याओं का अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, एनालिसिस किया है, उसमें क्या किया है, रिजोल्यूशन भी दिया है। एंड व्हाट इज दैट रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन डजंट मीन्स प्रतिज्ञा। यहाँ पर रिजोल्यूशन मीन्स द एंडिंग ऑफ द ड्रामा। द एंड पार्ट ऑफ द ड्रामा इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर रिजोल्यूशन क्या हुआ कि समस्या के साथ समस्या का समाधान भी बताया है। सो रिजोल्यूशन इज डिस्क्राइब एट द एंड ऑफ एवरी नॉवल। तो दिस इज अगेन अ फीचर ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो आगे हम फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट की बात में हम क्या देख रहे हैं कि जॉन गाल्सवर्दी was given the order of merit। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। जॉन गाल्सवर्दी was given what? Order of merit। Order of merit in the year 1929। ये आपको याद होना चाहिए। And he was awarded with Nobel Prize for Literature। He was awarded Nobel Prize
in literature. He was awarded Nobel Prize in Literature in 1932. अब देखिए ये क्वेश्चन आपके 2016 वाले एग्जाम के पेपर में पूछा गया है कि जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया। ईयर पूछा हुआ है, इसमें दूसरे ऑप्शंस दे रखे हैं और ईयर पूछ रखा है कि उस नोबेल प्राइज विनर का जो ईयर था जब उनको ये प्राइज प्रदान किया गया वो वर्ष कौन सा था। तो यहाँ पर ये वर्ष पूछा गया है तो ये आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। तो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया 1929 में और नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1932 में। क्यों सम्मानित किया गया? इसलिए क्योंकि इनके जितने भी प्ले राइट्स थे, जितने भी नॉवेल्स थी, जितने भी ड्रामा थे, वो किससे रिलेटेड थे? दे वर ऑल रिलेटेड टू व्हाट? सोशल एंड एथिकल प्रॉब्लम्स। उनके जो सारे राइटअप्स थे उसके लिए आपको एक लाइन ध्यान रखनी है कि दे वर ऑल रिलेटेड टू सोशल एंड एथिकल प्रॉब्लम्स। याद रहेगा, मैं आपको इसको हाईलाइटेड कलर में बता रही हूं कि यहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी को जो 1932 में सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से, ऐसा क्यों? क्या इंग्लिश में सारे राइटर्स को नोबेल प्राइज दिया जाता है? नहीं, चुनिंदा राइटर्स को ही दिया जाता है। जैसे टी.एस. एलियट को दिया गया, किसके लिए? वेस्टलैंड के लिए। द वेस्टलैंड was such a epic which is a kind of mirror to the society, which is completely based on the redemption of human being. मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए जो मार्ग टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड में बताया वो आज भी बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। इट इज़ हाईली अप्रिशिएबल एवरी टाइम इन एवरी एजेस एंड नाउ इट हैज़ बिकम व्हाट? अ माइलस्टोन इन द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर इस वजह से टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहाँ पर भी जॉन गाल्सवर्दी को जो 1932 में नोबेल प्राइज दिया गया, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि उन्होंने अपने सारी राइटिंग्स में सोशल और एथिकल प्रॉब्लम्स की समस्या को उजागर किया। सामाजिक और नैतिक, एथिकल मतलब होता है नैतिक, मॉरल वैल्यूज, इन सारी बातों को उन्होंने अपने राइटअप्स से हाईलाइटेड किया। इस वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया। कौन सी सेंचुरी के थे? 20th सेंचुरी के। एरा कौन सा चल रहा था? एडवर्डियन एज चल रही थी। एडवर्डियन एज कब से कब तक थी? तो 1901 से 1910 तक थी एंड इट वाज द शॉर्टेस्ट एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्लाइमैक्स चल रहा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है उसका प्री और पोस्ट कंडीशन जॉन गाल्सवर्दी जो है दोनों कंडीशंस के मुखातिब थे, दोनों कंडीशंस ये देख चुके थे। इस वजह से ये अपने सारे राइटअप्स में क्या करेंगे? ये इसी दशा को, इसी एथिकल प्रॉब्लम्स को और सोशल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा। तो ये फूल पत्तियों से संबंधित, डांसिंग से संबंधित, रोमांटिसिज्म से संबंधित राइटर नहीं थे। ये किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे आपके रियलिज्म से। अब आपका लिटरेरी फॉर्म आया है रियलिज्म। सो व्हाट इज दैट रियलिज्म? रियलिज्म को ही माइमेसिस कहा जाता है। रियलिज्म और माइमेसिस वन एंड द सेम थिंग। चाहे रियलिज्म कह लो चाहे माइमेसिस कह लो, एक ही बात। क्या होता है माइमेसिस? माइमेसिस इज एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। माइमेसिस को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे लेखक को जो कुछ भी समाज में नजर आ रहा है वो क्या करेगा? वो उसको डिस्क्राइब करेगा। दैट इज कॉल्ड माइमेसिस। यहाँ पर इस रियलिज्म में, इस माइमेसिस में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। किसकी जगह नहीं थी? लिखने की जगह नहीं थी, बोलने की जगह नहीं थी। फॉर व्हाट देयर वाज नो रूम इन माइमेसिस और रियलिज्म। माइमेसिस इज बेसिकली एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या, किस जगह की बात नहीं कर रही हूं। नाउ ऑल दोज राइटर्स हु वर रियलिस्टिक, हु वर following the principle of mimesis, who were they? They were simply acting of the expression and what they were rejecting, जो भी realism में विश्वास करते हैं, they rejected what? They rejected imagination। बस ये एक लाइन आपको याद रखनी है।
कि ये कल्पनाओं पर आधारित अपने लेख नहीं लिखा करते थे। दे कंप्लीटली रिजेक्टेड द आइडियोलॉजी, द थिंकिंग ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल खारिज कर दिया। और किसको मान्यता दी? तो इन्होंने मान्यता दी संजय दत्त को नहीं, यहां पर मान्यता दी दैट इज द रियल वर्ल्ड, द रियल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये जो रियल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसको इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया, सबसे ज़्यादा एम्फसिस दिया। रियल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वॉज देयर एरिया फॉर द एक्सप्रेशन। इन्होंने अपने जितने भी विचार व्यक्त किए, वो विचार कल्पना पर आधारित न होकर किस पर आधारित थे? आपकी वास्तविक दुनिया पर आधारित थे, जिसको हम कहते हैं यथार्थवाद हिंदी में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। कि ये जो मटेरियलिस्टिक, जो भौतिकवादी दुनिया है, इसमें क्या क्या हो रहा है, उससे संबंधित अपने लेख में इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्रेस की। न कि बजाय इसके कि हम तो इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां जो है बादल बन चुकी हैं, और बादल जो है वो एक आसमान जो है वो धरती के लिए कवरिंग बन चुका है। तो इस तरह से रोमांटिक पोएट्स ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है नेचर को, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो रियलिज्म वाले जो पोएट्स हैं, इन्होंने फीलिंग्स को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी, इमेजिनेशन को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी। किसको प्रायोरिटी दी? दे वर कंप्लीटली बिहेविंग according to the real world. They were describing the problems and the solutions of this materialistic world. ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सारे के सारे थीम जो इसके वर्क्स के जो थीम है, जो राइटर्स के जो निष्कर्ष है, जो थीम है, वो क्या होगा? दे आर ऑल रिलेटेड टू रियलिज्म वर्ल्ड एंड दैट रियलिज्म इज कॉल्ड माइमेसिस। अब आपसे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में ये पूछ ले कि माइमेसिस मतलब क्या होता है, तो दिस इज बेसिकली एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अपने आप को अभिव्यक्त करना। आपको जो फील होता है, आप जो इस समाज में देख रहे हैं, उसको अपने शब्दों में बयां कर देना इज कॉल्ड माइमेसिस। और ये बिल्कुल भी कल्पना पर आधारित नहीं होता है, ये बिल्कुल समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनको अपने शब्दों में, अपने लेख के माध्यम से व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, इसको हम कहेंगे माइमेसिस। तो यहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी कौन थे? अगर मैं उनको बोलूं कि वो रियलिज्म थे और रियलिज्म वाली थ्योरी पर बिलीव करते थे और माइमेसिस वाली थ्योरी पर बिलीव करते थे, तो अब आपको ये क्वेश्चन माइंड में नहीं आएगा जब हम डिस्कस कर रहे होंगे उनके राइटिंग्स। जब भी हम उनकी राइटिंग डिस्कस करेंगे, उसमें अगर मैं ये वर्ड यूज में लूंगी दैट माइमेसिस वाज फॉलोड एवरी टाइम इन ऑल द राइटर्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, सो यू विल नॉट ऑब्जेक्ट दैट। व्हाई? बिकॉज यू नो ऑलरेडी दैट व्हाट डू यू मीन बाय माइमेसिस। माइमेसिस इज द एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जो समाज में हमने देखा वही का वही हमने अपने शब्दों में बयां कर दिया, उसको मैं कहूंगी माइमेसिस, उसको मैं कहूंगी रियलिस्टिक, रियलिज्म। इसमें कुछ भी मैं इमेजिन नहीं कर रही हूँ कि हाँ जैसे हवा चल रही है और मुझे फील हो रही है, तो फील होने के बाद मैंने कहा ओहो मुझे तो प्यार हो चुका है, क्योंकि ये जो ठंडी हवा है इसमें मुझे अलग सा एहसास लग रहा है, इसलिए शायद मैं प्यार के जो बंधन है उसमें बन चुका हूँ। इस तरह का इमेजिनेशन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर रियलिस्टिक बात की जाती है कि इस दुनिया में जो हवा चल रही है उससे लोगों के एड़ियाँ फट रही है, होठ फट रहे हैं, उनको भूख लग रही है, पेट में आग लगी हुई है भूख की, और यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस तरह से वो एक बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और इस दयनीय जीवन व्यतीत करने के कारण यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो इस तरह से जो बात करता है दैट इज कॉल्ड रियलिज्म। द आइडियोलॉजी इज कॉल्ड रियलिज्म आइडियोलॉजी, जो किसकी होगी? जॉन गाल्सवर्दी की थी। राइट? तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ये सारा का सारा फैक्ट मैंने खुद ने डिज़ाइन किया है।
हालांकि बुक से पढ़ा है, लेकिन बुक से पढ़ने पर मैंने इमिटेशन नहीं किया है। मैंने उसको कट कॉपी पेस्ट न करके अपने अनुभव को, जो इतने सालों से मैं टीचिंग क्लासेस में पढ़ाती हूँ, उस सारे अनुभव को असेंबल करके मैं आपके सामने ये प्रेजेंटेशन दे पा रही हूँ। और आप लोगों की भी बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से मेरा ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को पसंद आता है और एग्जाम में काम भी आता है। तो इस वजह से दिस इज नॉट एट ऑल द कट कॉपी पेस्ट प्रोसीजर, एंड दिस इज नॉट only the imitation of the books. This is the experience which is working and which is helping me out in explanation. तो अब आपके माइंड में जब इस तरह की पृष्ठभूमि बना दी जाती है कि औद्योगिकरण का युग था, एडवर्ड सेवन जो था वो राज कर रहा था, जॉन गाल्सवर्दी उस वक्त अपने राइटअप्स लिख रहा था और वो राइटअप्स जो थे वो रियलिस्ट पे बेस्ड थे, तो अब जब मैं उसके सारी राइटिंग्स आपको समझाऊंगी तो क्या आपको समझ में नहीं आएगी? क्योंकि हमने पृष्ठभूमि ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए वो राइटिंग्स अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। So there are some facts we need to discuss before proceeding to the prominent works of John Galsworthy. What are those facts? Those facts are in your fingertips. That is, the pseudonym name of John Galsworthy was John Jin John. ठीक है, इस तरह का सिडोनिम मतलब एक दूसरा नाम जो एक राइटर अपने को खुद को देता है, दैट इज कॉल्ड पेन नेम। जैसे कमला दास इंग्लिश लिटरेचर में एक कवित्री रही हैं और ये कमला दास अपनी जो राइटिंग्स लिखती थी इसमें वो अपना नाम देती थी माधवी, राइट। जैसे हमने पढ़ा है हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सो दीज आर और दी पेन नेम। जैसे कि हम चार्ल्स लैम्ब के लिए पढ़ते हैं कि उनका पेन नेम क्या था, तो उनका पेन नेम था इलिया। उसी तरह से जॉन गाल्सवर्दी जो थे उन्होंने शुरुआत में अपना सिडोनिम रखा था, सिडोनिम इज द पेन नेम। पेन नेम उन्होंने रखा था जॉन सेंट जॉन, जो कि उन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया था। एक फैक्ट ये हुआ। दूसरा फैक्ट ये कि उनका फर्स्ट वर्क कौन सा था। द फोर विंड्स वॉज देयर फर्स्ट वर्क रिटन इन 1897। उनका बर्थ ईयर हम देख चुके हैं कि 14 अगस्त 1867 था और उनका पहला राइटअप कब आया सोसाइटी में, तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट राइटअप उनका क्या था? सो फर्स्ट वर्क वाज रिलेटेड टू द फोर विंड्स 1897। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन कि क्रॉनिकलर ऑफ इंग्लिश बुर्जुआ वर्क। यहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर मतलब क्या? जो क्रॉनिकल्स लिखता है। क्रॉनिकल्स मतलब क्या? जो समाज में हो रही घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में हरिसेन ने राज तरंगिणी लिखी, और जो राज तरंगिणी उसने लिखी है वो क्या है? वो कश्मीर के शासकों का वर्णन है। और कश्मीर के शासकों का वर्णन कैसे है? क्रॉनिकल तरीके से है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से है। एक के बाद एक जो राजा होते गए, उन राजाओं का सारा क्रमबद्ध तरीके से वर्णन ही कहलाता है क्रॉनिकल। तो क्रॉनिकल यानी कि क्रमबद्ध तरीका। और यहाँ पर सोसाइटी में जो इंग्लैंड में इंग्लिश बुर्जुआ वर्ग था, उनका जो आईना है वो समाज का आईना जॉन गाल्सवर्दी ने पेश किया। सो इसीलिए उनको कहा जाता है दैट ही वॉज द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लिश बुर्जुआ वर्ग। अब ये बर्जुआ क्लास कहाँ से आई? तो बर्जुआ क्लास जो है ये रूस से आई। रूस से ये वर्ड आया है, दैट इज कॉल्ड बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग वो होता था जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिडिल क्लास सोसाइटी। और ये बुर्जुआ वर्ग जो था, इनके पास सारे के सारे कर्तव्य थे और अधिकार बिल्कुल भी नहीं थे। तो इस वजह से इस समाज के तबके को जॉन गाल्सवर्दी ने हाईलाइट किया, और हाईलाइट करने की वजह से ही वो क्या कहलाए? क्रॉनिकलर ऑफ इंग्लिश बुर्जुआ वर्ग। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाए दैट हु इज कॉल्ड द क्रॉनिकलर ऑफ इंग्लिश बुर्जुआ क्लास, सो ही इज द जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। हु कॉल्ड दिस लाइन? दैट इज कॉल्ड लाइफ कॉल्स द ट्यून वी डांस। जो जिंदगी है वो हमें नचाती है, अपना म्यूजिक पेश करती है और हम उस पर नाचते रहते हैं, वी डांस। ये वाली लाइन किसने कही है? तो ये वाली लाइन जो है आपके जॉन गाल्सवर्दी ने ही कही है।
बाकी सब जो हम लाइनें पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, वो इनके नॉवेल्स की पढ़ेंगे कि नॉवेल्स में कौन सी लाइंस जो हैं वो हमें याद रखनी है। लेकिन यहाँ पर याद रखने के लिए कि ये लाइन किसने लिखी है, तो ये लाइन खुद जॉन गाल्सवर्दी ने लिखी है, जो कि बहुत फेमस हुई। क्या लाइन थी कि लाइफ कॉल्स द ट्यून एंड वी डांस। यहाँ पर जो हमारी जिंदगी है वो हमें नचाती है और हम नाचते रहते हैं। तो ये लाइन लिखी है आपकी जॉन गाल्सवर्दी ने, एंड इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एनी नॉवेल, इट इज सिंपली द फेमस कोटेशन गिवन बाय जॉन गाल्सवर्दी, जो आपको याद रखनी है। इस लाइन के अलावा मैं कोई भी लाइन आपको हाईलाइटेड नहीं करूंगी कि ये चीजें आपको याद रखनी है। तो लाइन्स आपके पेपर में अभी तक कहाँ से आई है, तो वो जॉन गाल्सवर्दी के नॉवेल्स से पूछी गई है। तो उन्हीं के नॉवेल्स को हम डिस्कस करेंगे और उनकी इंपॉर्टेंट लाइंस को हम डिस्क्राइब भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि ये लाइंस किस पर्सपेक्टिव में कही गई हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लाइन किसने कही है, जॉन गाल्सवर्दी ने। लाइफ कॉल्स द ट्यून एंड वी डांस। फिर देखें जोसेफ कॉनरेड कौन थे। जोसेफ कॉनरेड भी एक बहुत अच्छे राइटर थे। ये कौन सी एरा को बिलोंग करते थे, तो ये भी एडवर्डियन एरा को ही बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर जोसेफ कॉनरेड का जो थीम था चीज़ों को लिखने का, वो थीम क्या था, ही वॉज ऑल्सो हैविंग द एरिना ऑफ सोशल क्लास। इनका लिखने का जो मेन मकसद था वो भी क्या था, सोशल क्लास की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना। एरिना मीन्स एरिया। तो यहाँ पर सोशल क्लास के एरियाज में जितने भी प्रॉब्लम्स थी उसको उजागर करने का काम इंग्लिश में जोसेफ कॉनरेड ने लिया था एडवर्डियन एज में। और अब हम ये जानेंगे कि जब इन्होंने एडवर्डियन एज में ये सोशल क्लास से रिलेटेड काम कर रहे थे तब क्या हुआ। तब आपके जॉन गाल्सवर्दी भी, जो कि एक पहले लॉयर थे, उन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत की वो लॉयर से की थी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा राइटर है जिसने अपने करियर की शुरुआत लॉयर से की और बाद में जाकर वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एक प्ले राइटर में। सो ही वॉज जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, ही कन्वर्टेड हिज करियर फॉर दिस प्ले राइटर एंड बिफोर ही वॉज अ लॉयर। और ऐसा क्यों हुआ, ये किससे प्रभावित हुए। जैसे आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दीक्षा ली थी। ठीक है, उन्होंने दीक्षा ली थी साधु संतों से। उस दीक्षा लेने के बाद ही उन्होंने संथारा ग्रहण किया था और जैन धर्म के संबंधित जो भद्रबाहु ने जैसा उनको बताया वैसा प्रिंसिपल्स उन्होंने फॉलो किए। वैसे ही अशोक ने भी दीक्षा ली थी श्रीगुप्त से और दीक्षा लेने के बाद ही ये अपना धर्म परिवर्तन किया करते थे। वैसे ही यहाँ पर जो जॉन गाल्सवर्दी है ये क्या कर रहा है, ये जॉन गाल्सवर्दी जो है इसने देखा कि जोसेफ कॉनरेड जो है ये सोसाइटी के जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनसे जब इनकी मुलाकात हुई जोसेफ कॉनरेड और जॉन गाल्सवर्दी की, तो इन जब की मुलाकात हुई तो ये जॉन गाल्सवर्दी जो है इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय जोसेफ कॉनरेड और उसी वक्त उन्होंने ये फैसला किया कि मैं भी अपना लॉयर का जो प्रोफेशन है वो छोड़ के क्या करूँगा, वेरी सून आई विल बी बिकमिंग अ प्ले राइटर। तो इस तरह से उन्होंने अपने भविष्य का चुनाव किया दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ प्ले राइटर एंड आई विल ऑल्सो हाईलाइट द बर्निंग इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह से यहाँ पर अगर पूछा जाए दैट जॉन गाल्सवर्दी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय और हाईली अप्रिशिएटेड बाय, तो हु वॉज दैट पर्सनैलिटी, सो दैट वॉज जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड ने ही जॉन गाल्सवर्दी को प्रभावित किया और ये भी कन्विंस किया, परसुएट किया कि आपको सोसाइटी की क्लासेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ लिखना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वर्क कौन सा था, सिडोनिम नाम कौन सा था, उनका मेन थीम जो था वो क्या था, क्रॉनिकल ऑफ इंग्लिश बॉर्जुआज वर्ग, और बाकी हु कॉल्स दैट लाइफ कॉल्स द ट्यून एंड वी डांस, ये जोसेफ गाल्सवर्दी ने कहा है। और जोसेफ कॉनरेड से प्रभावित होकर गाल्सवर्दी ने अपना प्रोफेशन लॉयर की जगह एक प्ले राइटर बनने का सोच लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारे फैक्ट्स थे और वो सारे फैक्ट्स हमें याद भी होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, दैट इज व्हाट वर द वर्क्स
which were written by जॉन गाल्सवर्दी। तो देखते हैं इनके वर्क्स जो कि आपको लिखने भी है, याद भी करने हैं, और इनकी स्टोरीज को जो कि प्रोमिनेंट है। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते कि जॉन गाल्सवर्दी के जितने भी वर्क्स हैं उन सारे वर्क्स को लेकर बैठे और याद करने लग जाएं। यहाँ पर ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे किस तरह से कि इन वर्क्स में जो भी राइटर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुए हैं, उन राइटर्स को हम पढ़ लेंगे। उनके अलावा आप केवल मात्र अगर सिर्फ और सिर्फ उन राइटर्स के नाम भी याद रख पाएँ तो काफ़ी होगा। तो जॉन गाल्सवर्दी के कौन से राइटर्स थे उनके आपको नाम याद रखने हैं और कुछ प्रोमिनेंट राइटअप को हम डिस्कस कर लेंगे। इस तरह से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके एग्जाम के सिनेरियो से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। तो यहाँ पर ये सारे कुछ मैंने राइटअप्स लिखे हैं जॉन गाल्सवर्दी के जो कि आपको याद रखने हैं। फोरसाइटेड सागा, दैट इज अ बुक सीरीज। ये पूरी एक बुक सीरीज है जिसमें जॉन गाल्सवर्दी ने 3 जनरेशन के बारे में बताया है। अब उसमें इंपॉर्टेंट लाइनिंग्स पूछी जा सकती हैं, वो हम एक शॉर्ट क्लिपिंग्स के माध्यम से इसको कवर अप करेंगे। फिर आता है आपका द सिल्वर बॉक्स, ये भी बहुत अच्छा प्ले है जो कि जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है। देन वी आर मूविंग टू स्ट्राइफ एंड देन जस्टिस, उसके बाद लॉयल्टीज, द लिटिल मैन, लिटिल ड्रीम एंड द डार्क फ्लावर एंड स्वैन सॉन्ग। इस तरह के कुछ फेमस राइटिंग्स हैं जो कि जॉन गाल्सवर्दी ने लिखी हैं। उसमें से भी फेमस हम क्या करने वाले हैं, तो उसमें से भी हम प्रोमिनेंटली जाएंगे इसकी समरी पर। फोरसाइटेड सागा इज वेरी फेमस वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी जो हमें याद करना है। नेक्स्ट हम क्या याद करेंगे, लॉयल्टीज। लॉयल्टीज में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे दैट व्हाट इज इट ऑल अबाउट। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा द लिटिल मैन, और उसके बाद आपका आता है जस्टिस। ये जो वर्क्स हैं इसमें से लगातार रेपिटेडली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारे जो मेन प्रोमिनेंट जो वर्क्स हो गए वो हो गए फोरसाइटेड सागा, फिर आपका हो गया जस्टिस, देन द लिटिल मैन, लॉयल्टीज। ये वाले वर्क जो हैं इसको हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ मतलब होता है छोटा और डिस्क्रिप्शन मतलब होता है विस्तार। तो यहाँ पर छोटा सा विस्तार कैसे पॉसिबल है? व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड ओवर हियर? दैट इज ऑक्सीमोरॉन। थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, थोड़ा कि बहुत, यहाँ पर दैट इज ऑक्सीमोरॉन। तो ये फिगर ऑफ स्पीच भी हम सीख सकते हैं while during discussing about what famous writers। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, दैट फोरसाइट सागा, लॉयल्टीज, द लिटिल मैन एंड जस्टिस। We are going to discuss these write-ups in our next class. So be prepared that we have completed what? All the background areas and the facts of John Galsworthy. And in the next class, we will be proceeding to what? To these works. And in these works, I am having some prominent highlighted linings also, some quotations also, which you need to discuss, as well as it is very mandatory to learn those lines exactly because they have the probability to come in your exams. So, by this way, we have completed the complete historical background of John Galsworthy. I hope you have understood the complete content of the class, and now in the next class, we will be proceeding about these write-ups. So, till then, stay alive and keep reading and writing. Thank you all.